भारत की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस में इतिहास रचने से अब कुछ ही कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज शाम 5:30 से के बीच चांद की उस सतह पर उस हिस्से को छूने वाला है जिसे अब तक किसी ने देखा तक नहीं है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राहुल वावेकर और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्रीराम श्रीवास्तव जी। राहुल जी, आज की तारीख भारत के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। चंद्रयान 3 का लैंडर आज शाम को चांद की ओर बढ़ने के लिए बढ़ना शुरू करेगा, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? शाम 6:04 का जो समय निर्धारित किया है इसरो ने, जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी चंद्रमा पर, काफ़ी ऐतिहासिक ये क्षण रहेगा और पूरी देश दुनिया की निगाहें जो है वो इस समय भारत पर टिकी हुई हैं। पिछला जो अभियान था चंद्रयान 2 का, वो बिल्कुल अंतिम समय में ये कहें कि क्रैश लैंडिंग के कारण वो विफल हो गया था, लेकिन ये जो चंद्रयान 3 है इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव पिछली बार की तुलना में इस बार इसरो ने किए हैं और इसके मद्देनज़र ये उम्मीद लगाई जा रही है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है वो सफल होगी और जो ये मिशन है इसरो का वो सक्सेसफुल होगा। हम पूरे मिशन को लेकर और आज जो लैंडिंग होने जा रही है चंद्रयान 3 की, इसको लेकर बात करेंगे स्पेस साइंटिस्ट डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी से। सर, आज का जो पल है वो काफ़ी ऐतिहासिक होने जा रहा है। किस तरह से देखते हैं आप इसको? शाम 6:04 जो है वो निर्धारित किया है इस चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए। ये केवल भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होने जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कभी नहीं पहुंचा है। और वहाँ पहुंचने के बहुत सारे कारणों में से एक तो ये है कि वहाँ जो क्रेटर्स हैं वहाँ सूर्य की किरणें कभी पहुंचती नहीं है। ऐसे के गड्ढों के अंदर जो बड़े बड़े इतने बड़े हैं, एक तो उसमें 9 किलोमीटर गहरा है, माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। तो वहाँ पर जो है पुरातन ज़माने का, प्राग ऐतिहासिक ज़माने का जो पानी वहाँ पर है वो पानी बर्फ़ के रूप में है। क्यों? उससे हमको ये पता लगेगा कि वहाँ पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी धरती पर। क्यों? धरती पर जो पानी आया था, ऐसा माना जाता है कि पुच्छल तारा लेकर आया था। पुच्छल तारे भी वहाँ गिरे होंगे, क्योंकि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का जो आकर्षण है, जो उसका खींचने की ताकत है, वो 1/6 हिस्सा कम है। इस कारण जो है वहाँ वायुमंडल नहीं है। हमारे यहाँ तो चूँकि वायुमंडल है और इसीलिए दूर से आती हुई चीज़ों का घर्षण अधिक होता है। वहाँ की इस तरह का वायुमंडल नहीं होने से घर्षण नहीं होता है। तो यही एक कारण है कि जब यहाँ से रॉकेट छोड़े जाते हैं, कोई यान छोड़ा जाता है, तो वो पहले वहाँ चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में अंडाकार परिधि में चक्कर लगाता है। उस अंडाकार परिधि में चक्कर लगाने के साथ उसकी गति धीरे धीरे कम की जाती है। इस समय 30 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान 3 का जो हमारा विक्रम लैंडर है वो घूम रहा है अंडाकार परिधि में, और थोड़ी देर में वो 8000 किलोमीटर पर आवर से घटकर 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में आ जाएगा। और इसके बाद जो है जब वो और नीचे उतरेगा, जब वो ज़मीन से, चंद्रमा की ज़मीन से जब वो 125 मीटर की ऊंचाई पर रह जाएगा, तब वो रुकेगा, ठहरेगा, देखेगा। उस समय ऊपर से आने वाला जो उसका ताकत है, उसका जो खिंचाव है, चंद्रमा के खिंचाव से वो संतुलित हो जाएगा, हवा में लटकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसका उपयोग करके, उसमें कृत्रिम विद्वत्ता का उपयोग करके, जिस तरह से हमारे मोबाइल में फेस रिकग्नाइजेशन टेक्निक रहती है, चेहरे को पहचान कर वो मोबाइल खुल जाता है, ऐसा ही वहाँ पर सॉफ्टवेयर लैंड कर दिया गया है कि जो उसके मस्तिष्क में ये फीड कर दिया गया है, कंप्यूटर की सीपीयू में ये फीड कर दिया गया है कि तुमको इस जगह जाकर उतरना है, क्योंकि आसपास गड्ढे ना हो, कोई बड़े भारी पत्थर ना हो, समतल जगह छांट करो। समतल जगह जो उसको याद दिला दी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उसको छांट कर वो उस जगह पर अपने पैर जाकर जमा लेगा। जहाँ तक सवाल ये है कि विक्रम लैंडर जो है, जो चंद्रयान 2 के समय उसमें जो स्नैग आया था, टेक्निकल स्नैग आया था और उसका लिंक टूट गया था, वो 21 किलोमीटर ऊपर से नीचे टपक गया था और वो उस झटके को सहन नहीं कर पाया था और कम्युनिकेशन भी टूट गया था। तो हकीकत में इस चंद्रयान 3 को हमने बहुत अच्छी तरह से परख लिया है, उसके प्रयोग कर लिए हैं। उसको गर्म हवाओं में भी कई बार उसको हिला डुला कर, वाइब्रेशन करके, न केवल इतना, उसको जो है बिल्कुल सब जीरो में भी रख कर देख लिया गया
है कि उसके सभी उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। इसलिए इस बार तो इस बात की पूरी गारंटी है कि वो निश्चित समय पर, निर्धारित समय पर वो चंद्रयान-3 चंद्रमा की धरती पर पहुंचेगा। इसके बाद उसकी खिड़की खुलेगी, उसमें से एक फिसल पट्टी निकलेगी, उसमें हमारा प्रज्ञान जो रोवर है वो चलेगा और वो अपने अशोक चक्र का, अशोक का अपना निशान बनाएगा और साथ में उसके पहियों में जो इसरो का एम्बलम है उसको भी वहाँ पर धूल में बनाएगा। यद्यपि नीचे उतरने के बाद इसको 3 घंटे तक विश्राम कराया जाएगा, क्योंकि इसकी धमस से जो चंद्रमा की धूल उठेगी उसके वातावरण थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर जो है इसके बाद ये सब क्रिया होंगी, फिर दोनों अपना काम शुरू कर देंगे। जो हमारा विक्रम लैंडर है उसका काम रहेगा कि वो वहाँ पर जैसे धरती पर अर्थक्वेक आते हैं, वहाँ चंद्रमा पर भी कंपन होता है, उनको लूनर क्वेक कहते हैं, अर्थक्वेक नहीं कहते। तो वो क्यों आते हैं उनका नापन करेगा, टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन देखेगा। न केवल इतना, वो वहाँ पर जो सूर्य की तपन आती है उसमें जो प्लाज्मा आता है उस प्लाज्मा का भी अध्ययन करेगा और उसका डेटा ज़मीन पर भेजेगा। न केवल इतना, जो हमारा रोवर है वो जगह छांट कर चट्टान को ढूंढ लेगा, उसमें छेद करेगा, उसमें उस पदार्थ को निकाल कर लेजर किरणों से उसको जलाया जाएगा, उसकी फ्लेम फोटोमीट्री से स्टडी किया जाएगा। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी लगाए गए हैं ऑटोमेटिक, जिससे ये पता लग जाएगा वहाँ कौन कौन से तत्व में। अभी ये संभावना है वहाँ, बल्कि प्रामाणिक तौर से ये पता लगा है कि वहाँ पर लिथियम बहुत है जो कि बैटरी के उसमें काम आता है। न केवल लिथियम है, वहाँ टाइटेनियम भी है जो कि हल्का पदार्थ है, लेकिन हल्के होने के साथ साथ बहुत मजबूत है, लोहे से कहीं ज़्यादा सैकड़ों गुना मजबूत है। उसका उपयोग जो मिसाइल में कर सकेंगे हम, और न केवल मिसाइल में कर सकेंगे बल्कि वहाँ जो एक चैंगसाइट नाम का पदार्थ जो मिला है, चीन ने जिसकी खोज की थी सैंपल में, तो उस चैंगसाइट से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसमें हीलियम-3 नाम का आइसोटोप भरा हुआ है, और वो हीलियम-3 आइसोटोप अगर धरती पर आ जाता है तो भविष्य की जो नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फ्यूजन के पावर प्रोजेक्ट बनेंगे, भट्टियाँ बनेंगी, परमाणु भट्टियाँ, उनसे जो विद्युत उत्पन्न होगी तो ऊर्जा के लिए हमेशा के लिए धरती का सैकड़ों साल के लिए जो समस्या ख़त्म हो जाएगी। सर, तो कर्णिका सर ने काफ़ी विस्तृत तरीके से पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से लैंडिंग होगी इस चंद्रयान-3 की। इसके अलावा क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं, जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लगातार इसरो करता रहा है, उसके किस तरह से प्रोविजंस किए गए हैं। इसके अलावा किस तरह से ये जो चंद्रयान है उसके विक्रम लैंडर और जो प्रज्ञान रोवर है वो किस तरह से काम करेंगे, और बेसिकली इस पूरे मिशन का उद्देश्य क्या है, वहाँ पर जाकर इस पूरे यान का क्या काम है, वो भी सर ने विस्तार पूर्वक बताया। सर, अभी कुछ दिन पहले ही रूस का एक चंद्रयान जो उनका मिशन था वो क्रैश लैंडिंग उसकी हुई है, उसके कारण थोड़ी सी एक आशंका भी है, क्योंकि वो भी सदर्न हेमिस्फीयर में ही ये पूरा लैंडिंग हुआ था। उनके यान से हमारा यान कितना डिफरेंट है? उनका यान बहुत भारी भरकम था और उन्होंने उसमें थोड़ी जल्दबाजी की ये इसलिए, एक तो जब ज़्यादा वजन होता है ना तो उसको छोड़ने के लिए ज़्यादा ईंधन रखना पड़ता है। धरती का जो एस्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, जो धरती के गुरुत्वाकर्षण को चीर कर बाहर निकल जाए, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ईंधन, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट देना पड़ा, इसलिए उनका आकार बहुत बड़ा था। हमारा आकार बहुत छोटा है, और हमने जो तकनीक अपनाई है वो ये कि जिस तरह से खेतों में चिड़िया उड़ाने के लिए गोफन का उपयोग किया जाता है, उसको तेज़ी से जब गोल गोल घुमाया जाता है उसमें 2 बल लगते हैं, एक भीतर की तरफ एक बाहर की तरफ। ठीक इसी तरह से हमने अपने चंद्रयान को धरती के चारों तरफ घुमाया था, उसकी गति धीरे धीरे बढ़ा दी थी और एकदम उसको छोड़ दिया था चंद्रमा की दिशा में। तो तेज़ी से जिस तरह गोफन का पत्थर जो निशाने पर चला जाता है दूर को, जिसको कि छत्रपति शिवाजी ने भी लड़ाई के समय उपयोग किया था, उसी तरह से हमारा ये चंद्रयान जो है छूट कर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के गोफन से सीधा चंद्रमा की ओर गया और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण में चक्कर लगाने लगा, और आज की तारीख में वो 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। अब उसको विपरीत दिशा में उसके थ्रस्टर चालू करके उसकी गति को धीरे धीरे कम किया जाता है। जैसे ही गति धीरे कम होगी तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे छोड़ देगा, नीचे ले आएगा और उसका अवतरण हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक लूना 25 का सवाल है, उस समय जो उसका जो पाथ 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा भी अगर गलत निशाने पर चला गया तो आप ये मानिएगा कि वो क्रैश लैंडिंग हो गया, उसने अपनी परिधि छोड़ दी। ये एक दुर्भाग्य है, पर इससे भी क्या कमी थी इसका सही आकलन तो वहाँ के वैज्ञानिक करेंगे, लेकिन अनुमान ये है कि उस समय सूर्य पर
विस्फोट भयंकर हुआ था, उससे सौर हवाएं आई थी, उसमें मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था और उस मैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण उसके हो सकता है कमांड मॉड्यूल का जो कम्युनिकेशन लिंक है वो टूट गया हो। ये संभावना है, इसकी पुष्टि वहीं के वैज्ञानिक कर सकेंगे। लेकिन ये अगर इस समय भी हमारे यहाँ इस तरह का सौर हवाओं का आक्रमण होता है तो हमारे चंद्रयान पर इसलिए पता नहीं लगेगा, कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि उसका मैग्नेटिक शील्डिंग कर दिया गया है। किसी भी तरीके से अगर कोई उस पर साइबर अटैक भी करने की कोशिश करेगा तो हमारे CPU जो उस कमांड मॉड्यूल में है वो सुरक्षित है, सौर हवाओं से भी सुरक्षित हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कोई स्नैग 11 अगर पर आ जाए तो भी उसमें इतना पर्याप्त ईंधन है कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उसको इस बात की ट्रेनिंग दे दी गई है, उसकी जांच कर ली गई है कि अगर कोई आपदा आती है और उस जगह पर उतरना संभव नहीं है तो वो पुनः उस 2 दिन का इंतज़ार करके 27 तारीख को सही जगह पर उतर जाएगा। पर उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्यों अभी तक जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब सही अच्छा काम कर रहे हैं, 100% श्योर। और मुझे तो एज ए साइंटिस्ट, क्योंकि मेरे बहुत से विद्यार्थी इसरो में काम कर रहे हैं, मेरा स्वयं का उसमें काफ़ी कुछ अध्ययन रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 6:04 पर हम भारत माँ की जय बोलेंगे, जय हो के नारे लगाएंगे और भारत की एक महान उपलब्धि होगी। महान उपलब्धि 2 कारण से होगी, एक तो मानवता के हित के कारण और दूसरा जो है हमारी देश की आंतरिक बाहरी सुरक्षा के कारण। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध की उपलब्धि क्या थी, हवाई जहाज। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था, एटम बम। और अभी रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वहाँ क्या यूज़ हुआ है, ड्रोन, जो कि पहले कभी नहीं हुए थे। लेकिन अब अगर कभी ईश्वर न चाहे कभी अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो ना ज़मीन पर होगा, ना पानी पे होगा, ना हवा में होगा, वो सीधा अंतरिक्ष में होगा। यही कारण है कि अमेरिका ने तो स्पेस फोर्स भी बना दिया है। ऐसी स्थिति में भारत की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अंतरिक्ष में अपनी पकड़ बनाए रखें। और यही एक कारण है कि अगर कभी युद्ध की स्थिति आई, हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स को जो मिलिट्री के मूवमेंट्स को संचालित करते हैं, युद्ध में अपना महत्वपूर्ण योग देते हैं, किसी ने अगर उनको नष्ट कर दिया तो चंद्रमा पर हमारा जो स्पेस स्टेशन बनेगा वो निश्चित रूप से देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ना केवल इतना, जैसे कि आप जानते हैं कि धरती के चारों तरफ उल्कापात होती रहती है और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो 2349 ऐसे एस्ट्रॉइड हैं, बड़े बड़े पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं जो धरती की ओर सीधे चले आ रहे हैं। और उनको अगर हमको धरती से नहीं टकराना है, क्योंकि एक बार था यहाँ डायनासोर, जब ऐसा ही उल्कापात आ गया था, उसने जो है पूरी ज़मीन को, धूल को ऊपर आसमान में उड़ाकर 3 साल के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। सूर्य की किरणें नहीं आ रही थी, सब डायनासोर ख़त्म हो गए थे। तो ऐसी कहीं जो प्रलय दोबारा ना आ जाए, इसके लिए मानवता को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए चंद्रमा सबसे सुरक्षित जगह है जब वैज्ञानिक इकट्ठे होकर ऐसा एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर सकते हैं जिससे कि वो सीधा का सीधा अगर कोई क्षुद्र ग्रह आ रहा है तो उसको वहाँ से डाइवर्ट करते धरती पर ना टकराने दें। इसलिए ये इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है और मैं भारत के वैज्ञानिकों को, इसरो के साइंटिस्ट को, भारतवासियों को एडवांस में बधाइयाँ देता हूँ और ईश्वर को धन्यवाद कि हमारा मिशन सफल रहेगा, होगा और रहेगा। सर, एक सबसे महत्वपूर्ण विषय या सवाल या ये कहें कि जिज्ञासा ये भी रहती है कि ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसको लेकर कई सारी तैयारियां भारत ने की है, इसरो ने की है और क्या स्टडी करेगा, क्योंकि रोवर के भी 3 पार्ट निर्धारित किए गए हैं जो अलग अलग स्टडी करेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ के धरती की, वहाँ की जो सतह है उसका, धूल का, वहाँ पर जो पाए जाने वाले जो खनिज है उनका सबका परीक्षण किया जाएगा। ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसको हासिल करके भारत क्या उपलब्धि पाएगा? देखिए, अगर हमको वहाँ पर स्टेशन बनाना है तो ये निश्चित मान के चलिएगा, यहाँ से ईंट, गारा, सीमेंट, लोहा तो हम नहीं ले जा सकते हैं, तो वहाँ पर हमको उन खनिज पदार्थों को देखना पड़ेगा जिससे कि उसका वहीं उपयोग कर लेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम अगर मानव को भेजेंगे तो उसके ज़िंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। पानी वहाँ हमको मिल गया है, उस पानी को अगर हम विखंडित करके हाइड्रोजन उससे अलग कर लेंगे तो भविष्य में जो मंगल ग्रह पर, बृहस्पति ग्रह पर हमारे यान जाएंगे उनका ईंधन वहाँ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि रोवर के 3 काम है। पहला काम तो ये है कि वो वहाँ पर सीधा जो तापमान है उसमें फ्लक्चुएशन उसको नापेगा, वहाँ पर मून क्वैक्स को नापेगा, वहाँ पर जो है जो प्लाज्मा है, कि प्लाज्मा क्या है, सौर हवाओं से जो प्लाज्मा आता है उसमें प्रोटीन तो करीब 14% रहता है, प्रोटॉन
प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन। और वो इतना ज़्यादा आवेशित होता है कि जैसे हम नायलॉन के कपड़े को रगड़ें तो उसमें चिंगारी फूटती है, ऐसी यहाँ पर ज़मीन पर पैर रखते से ही आपको चटक चटक की आवाज़ आएगी, चिंगारियाँ फूटती नज़र आएंगी। तो उनका क्या गुण है, कैसा है, उसका क्या उपयोग किया जा सकता है? मनुष्य को अगर वहाँ ठहरना है तो स्थायी स्टेशन के लिए फ़िलहाल तो वहाँ पर वॉल्केनो कैनाल्स हैं, उसमें गुफाएं हैं, उनमें रहना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे वहाँ पर विज्ञान प्रगति करके वहाँ रहने लायक स्थिति बनाएगा, सौर हवाओं का उपयोग करेगा, सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा। और न केवल इतना, वहाँ के लिए जो हमारा रोवर गया है वो तो चट्टानों का परीक्षण करेगा। हो सकता है कि और भी कोई नए पदार्थ मिल जाएं, जैसे चीन ने निकाले थे चेंगीसाइट में हीलियम-3 नाम का आइसोटोप है। अगर 10 ग्राम भी आप हीलियम-3 चंद्रमा से ज़मीन पर ले आएँ तो भारत के 20 साल के लिए पावर की समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ये चंद्रयान का 3 का मिशन बहुत महत्वपूर्ण है आगे के उत्थान के लिए। तो कर्णिका, बेहद विस्तार से सर की ये जो स्टडी है उसका उन्होंने यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताया है कि किस तरह से चंद्रयान 3 मिशन जो है वो भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश पूरी दुनिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो इसके उद्देश्य है, जिन उद्देश्यों के साथ में इसे रवाना किया गया था वो काफ़ी व्यापक हैं, पूरे सृष्टि के लिए वो काफ़ी कारगर साबित होंगे। और जो एक ये कहें कि एनर्जी का जो एक सोर्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। सामने आ रहा है कि 14 दिन का मिशन अंजाम देगा इस मिशन को चंद्रयान 3। तो क्या कारण है कि 14 दिन का समय लगेगा? इसका कोई विशेष कारण है? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी। देखिए, चूँकि डॉक्टर साहब को चूँकि इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार उनसे संपर्क में हैं, कई सारे जो मीडिया हाउसेस है वो लगातार संपर्क में हैं, तो वो अभी उनके साथ में जुड़ गए हैं। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है कर्णिका, उसका एक सीधा सा अर्थ है कि चंद्रयान की मिशन जो चंद्रयान 3 है ये केवल एक दिन के लिए चंद्रमा पर रहेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जो चंद्रमा का एक दिन है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। ऐसे में अगर पृथ्वी के लिहाज से अगर बात करें तो जो ये चंद्रयान 3 है वो 14 दिनों तक यहाँ चंद्रमा की सतह पर रहेगा। लगातार जो विभिन्न काम उसको दिए गए हैं, जिस उद्देश्यों के साथ में उसको रवाना किया गया है, जो ये कहें कि जो इसरो ने जो उसको जिम्मेदारियां दी गई हैं उसको वो पूरा करेगा और 14 दिन तक वो चंद्रमा की सतह पर काम करेगा। अलग अलग जो सतह है, चूँकि मैंने जैसा बताया कि रोवर के भी 3 पार्ट है और तीनों जो पार्ट हैं वो अलग अलग स्टडी करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स रहेंगे। जो एक पार्ट है वो वहाँ पर पानी की खोज करेगा कि वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर कहाँ पर पानी मिलता है। एक जो पार्ट है वो वहाँ के धूल और चट्टान और जो उसके सतह के जो भी दूसरे पार्टिकल्स है उसको स्टडी करेगा। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है वो एक अलग, चूँकि वहाँ पर लगातार जो ल्यूनर क्वैक हैं वो आते रहते हैं, तो उसका क्या कारण है, वहाँ पर अगर चंद्रमा की सतह पर यानी कि चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उसमें कोई दूसरा पृथ्वी जैसा रहने लायक कोई ग्रह है तो वो कहाँ पर हो सकता है या उसकी स्थिति क्या है, ये तमाम जो साइंटिफिक जो जानकारियाँ हैं वो इस पूरे मिशन के साथ में जुड़ी हुई हैं। और ये रोवर इसीलिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो मिशन है इंडिया का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को इससे चंद्रमा के बारे में जानने में काफ़ी ज़्यादा ये कहें कि लाभ होगा। और जो भविष्य है, जो जैसा डॉक्टर राम श्रीवास्तव ने बताया कि जो भविष्य है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ देखा जा रहा है, पूरी दुनिया स्पेस की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसे में जो स्टडी मिलेगी, जो उसका निष्कर्ष निकलेगा, जो भारत का इसरो बाद में चंद्रयान 3 के जो तमाम जो ये कहें कि उसकी जो रिपोर्ट है वो जब तैयार करेगा, ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका जब आकलन किया जाएगा और जो रिपोर्ट तैयार होगी, जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। राहुल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज यानी कि बुधवार शाम को चांद की सतह पर उतरने को तैयार है। ऐसा होने पर भारत पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बनकर इतिहास रच देगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजाना न्यूज़।